हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सभी मीडियम्स के थ्रू। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस चैनल पे आपको इन लेक्चर्स की PDF मिल जाया करेगी। साथ ही में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, तो आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं आज के आर्टिकल्स की। तो देखो, GS1 में हम बात कर रहे हैं कल्चर में हर घर तिरंगा प्रोजेक्ट की। तो हर घर तिरंगा एक स्कीम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अनवील किया है, और ये क्या है इसके अंदर देखेंगे। आगे बात करते हैं GS2 में हम देखेंगे पॉलिटी में साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। इसके अलावा पॉलिटी में ही हम देखने वाले हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में। साथ में GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में रुपीस रेजिलियंस। ठीक है, इसको लेकर एक एडिटोरियल आज के द हिंदू में आया है, इसको हम देखेंगे। साथ में इकोनॉमी में ही देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, इसके ऊपर बेस्ड भी एक न्यूज़ आज हमको देखने को मिली है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है डिस्प्ले ट्राई कलर एट होम फ्रॉम August 13 to 15 PM अर्जेस पीपल। ओके, तो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी है सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया से, सभी भारतवासियों से, कि आप सभी 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, हर घर तिरंगा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। आप सभी को पता है कि 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस को। ओके, और इसी के उपलक्ष्य में हम एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी के लिए यहाँ पे इसी अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रधानमंत्री जो है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये लेकर आई है एक स्कीम जिसका नाम है हर घर तिरंगा। इसमें बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया है कि सभी सारे के सारे भारतवासी अपने घरों पे, अपने ऑफिस पे, जहाँ पे भी वो रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, उसके ऊपर एक तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। और कब से कब तक, 13 से 15 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पे ट्विटर पे आकर प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये रिक्वेस्ट करी है सभी भारतवासियों से। ओके, और इसके बारे में हम देखेंगे, हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज जान लो कि 22 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जो कि कल ही गया है। 22 जुलाई इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही हमारे नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया था। तो हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किए हुए भी हमको 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो आगे बात करते हैं नेशनल फ्लैग की। और नेशनल फ्लैग में आप सभी को पता होगा दैट वी टेक अ लॉट ऑफ प्राउड इन दिस नेशनल फ्लैग, इन द अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, इन होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। तो इसीलिए आई एक्सपेक्ट कि आप सभी को नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। कि देखो, पहली चीज तो ये कि हमारा जो आज के टाइम पे नेशनल फ्लैग है वो ये है, ये सिंस 1947 22 जुलाई को इसको हमने अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये जो नेशनल फ्लैग है, ये ट्राई कलर फ्लैग है। ठीक है, यानी कि 3 कलर्स का फ्लैग है, इसीलिए इसको तिरंगा भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, और बीच में ये एक व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स आपको देखने को मिलते हैं। सेम व्हील जो है आपको हमारे नेशनल एम्बलम में भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले बात भी की थी। ठीक है, लेकिन क्या ये डायरेक्टली स्टार्टिंग से हमारा यही नेशनल फ्लैग रहा है? नहीं। हमारे पूरी जर्नी में, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस की पूरी जर्नी में हमारे सामने कई सारे फ्लैग्स आए। इनको इवॉल्व करते हुए, इनको एडवांस करते हुए हम इस फ्लैग तक पहुंचे हैं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको नेशनल फ्लैग के बारे में पता होनी चाहिए। उससे पहले एक और चीज याद रखना कि जो ये वाला अभी वाला नेशनल फ्लैग है ना, जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस चल रहा है, ये कैसे रेशो में है? इसकी लेंथ वर्सेस ब्रेथ का रेशो है 3:2, यानी कि ये जो है ये 3 गुना है और ये जो है ये 2 गुना है। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन में है 3:2 के। ओके, अच्छा, अब आगे बात करते हैं हमारा कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है नेशनल फ्लैग का, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला हमारा नेशनल फ्लैग आया था 1906 में। इसको आप अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। 1906 का ये फ्लैग था जिसमें सेंटर में लिखा हुआ था वंदे मातरम। ओके, और इसमें आपको अलग अलग साइंस दिखेंगे, देखो सन का, मून का और ये लोटस के।
इसके बाद आगे बढ़े 1907 में एक साल बाद ही यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, बर्लिन कमेटी फ्लैग। इसमें भिकाजी कामा जो है वो यहाँ पे ये वाला फ्लैग लेकर आए थे 1960 में। तो भिकाजी कामा वाज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स और यहाँ पे 1960 में ये नेशनल फ्लैग लेकर आए थे। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सिर्फ कलर्स चेंज हुए हैं, सिंबल्स आगे पीछे हुए हैं, रेस्ट ऑल आर सेम। ओके, इसके बाद 1917 में हम यहाँ पे एक फ्लैग लेकर आए जिसमें हम यूएस से इंस्पायर्ड एक फ्लैग लेकर आए थे। और ये फ्लैग जो था ये होम रूल मूवमेंट ने अपनाया था 1917 में, 1917 में। इसके बाद 1921 में यहाँ पे आपको पता है गांधी जी आ चुके थे, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ चुका था और उसी के बाद 1921 में ये फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है जिसका ये सिंबल है, जिसमें चरखे का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद 1931 में 10 साल बाद ही यहाँ पे ये फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है और इस फ्लैग में यहाँ पे आप देख रहे हो दिस फ्लैग वॉज ऑल्सो द बैटल एंड साइन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जिसको लीड कर रहे थे, उसका भी फ्लैग इस सेम फ्लैग को ही रखा गया था। ओके, उसके बाद अल्टीमेटली 1947 में ये फ्लैग आता है। तो हमारी जो पूरी जर्नी है फ्लैग की वो शुरू कहाँ से हुई, 1906 से ये जर्नी शुरू हुई थी और आगे जाके 1947 को ये खत्म हुई। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो अभी हमारा जो प्रेजेंट फ्लैग है ये कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है ये स्वराज फ्लैग पे बेस्ड है और इसको डिज़ाइन करने वाले जो लीडर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले बार ये फ्लैग अपने तरफ से यहाँ पे लेकर आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसको डिज़ाइन करने वाले थे पिंगाली वेंकैया। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि पिंगाली वेंकैया जो हैं इनके ऊपर क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा सकता है, 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस को और 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे नेशनल फ्लैग के अडॉप्शन को भी। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे चेंजेस हुए और उसके बाद इस ट्राई कलर को हमने अल्टीमेटली अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब देखो 1931 में मैंने आपको दिखाया, 1931 में इस तरह का ट्राई कलर हमने अडॉप्ट किया था। बस आगे जाके सिर्फ एक इसमें जो अपडेशन हुआ वो ये कि सेंटर में इस चरखे की जगह ये स्पोक्स वाला व्हील आ गया। ओके, तो ये वाला जो 1931 में हमने अडॉप्ट किया था ये भी ट्राई कलर ही था और इसको हमने अडॉप्ट किया था 1931 में कराची में, जो कांग्रेस कमेटी बनी थी, कांग्रेस की यहाँ पे मीटिंग हुई थी वहां पे। ठीक है, अच्छा अब इसको लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है इन प्रोविजंस का, और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब है कि लॉ पे बेस्ड है, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसी के ऊपर ये नेशनल फ्लैग के प्रोविजंस बेस्ड है। अब देखो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को लेकर आर्टिकल 51A में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? दैट एवरी सिटीजन हैज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी का ये मूलभूत कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान दें और इससे अबाइड करें, इसके हिसाब से सारे काम करें। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो इसमें और भी कुछ स्टैच्यूज हैं जो गवर्न करते हैं फ्लैग को, ठीक है, नेशनल फ्लैग को। तो हमारा एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट है 1950 का। ये एक्ट जो है गवर्न करता है हमारे फ्लैग के यूज को। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का है और एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 का। ये सब जो स्टैट्यूट्स हैं आपको याद रखने हैं। एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट एंड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ओके, आगे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा इशू है अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन, आप इसको कह सकते हो। तो देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉ पैनल के पास हमारे लॉ मिनिस्टर गए और लॉ मिनिस्टर ने लॉ पैनल को कहा है कि आप एक बार एग्जामिन कीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में कि क्या हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है, आपने सुना होगा बीच में बहुत चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में एक ही साथ यहाँ पे सारे इलेक्शन हो जाए, चाहे फिर वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का हो। मेजरली जो पार्लियामेंट के यानी कि लोकसभा के इलेक्शन और पहली बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जितने भी स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और लोकसभा के जितने इलेक्शन हैं सभी के सभी एक साथ हो जाए। अब राज्यसभा का तो इनडायरेक्ट होता है इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उनका सभी का एक साथ कंडक्ट हो जाना, इसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन।
ओके। अच्छा, अब इसको लेकर यहाँ पे हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल आई और इस पार्लियामेंट्री पैनल ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि क्या इसके साथ प्रोज एंड कॉन्स अटैच्ड हैं। तो इस पार्लियामेंट्री पैनल को समझ में आया कि अभी जो हमारे इलेक्शन होते हैं ना, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन है, कभी यहाँ पे हमारे विधानसभा का इलेक्शन होता है, कभी हमारे लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो ऑल टाइम पूरे इलेक्शन ही चलते रहते हैं। इसके कारण नॉर्मल पब्लिक लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। आपने देखा है, जैसे अभी आपने देखा होगा एमपी में इलेक्शन हुए, ठीक है, एमपी में लोकल इलेक्शन हुए, उसके बाद अगले साल एमपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, उसके बाद 2024 में हमारे जो हमारा लोकसभा है इसके इलेक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्शंस खत्म ही नहीं हो रहे, 2022 में ये हुआ, 2023 में ये होगा और 2024 में ये होगा। तो इलेक्शंस खत्म ही नहीं हो रहे, पब्लिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, गवर्नेंस बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और जो असेंशियल सर्विसेज चलती रहनी चाहिए, फंक्शनिंग चलती रहनी चाहिए, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्शन से यही प्रॉब्लम होती है। अब 2014 से लेकर 2022 तक कई बार स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, लगभग 50 टाइम्स यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, चाहे फिर नॉर्मल इलेक्शन हो या बाय इलेक्शन हो, ओके। तो इसमें बहुत एक्सपेंडिचर भी होता है। अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अभी जो इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा का है, तो उसका जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का खर्चा है वो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उठाती हैं। अगर ये सब साथ में आ जाता है, सब साइमल्टेनियस हो जाता है, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंटर और स्टेट का खर्चा, तो खर्चा भी हमारा बचेगा, ओके। तो इसी को लेकर लॉ जो कमीशन है हमारी, वो यहाँ पे एक रोड मैप और फ्रेमवर्क लेकर आने वाली है कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे कंडक्ट करा सकते हैं इन द फ्यूचर। आगे बात करते हैं, तो बेसिकली ये जो आइडिया है ये आज का नहीं है, ये पहले भी था। देखो 1967 तक जो था, 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे, क्योंकि हमारी जो इंडिपेंडेंस मिली थी 47 में मिली थी और 50 में हमारे देश में इलेक्शन वगैरह शुरू हुए थे। तो बेसिकली 1967 तक सब कुछ स्टेबल चल रहा था। इसके बाद 1968 और 69 में क्या हुआ, कई सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी वो डिसॉल्व होने लगी, कई सारी गवर्नमेंट्स गिरने लगी, तो सब कुछ आगे पीछे हो गया, स्टेट्स के इलेक्शन अलग और सेंटर के इलेक्शन अलग होने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक बार रिकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हमको सोचना चाहिए। लॉ कमीशन ने भी यही बोला 1999 में, कि लॉ कमीशन ने भी बोला कि यहाँ पे हमको साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। अब देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यू ऑल इन दिस ईयर्स मेंस, ओके। तो देखो यहाँ पे पहला प्रो ये है कि इससे कॉस्ट बचेगा, ठीक है। सेपरेट इलेक्शन में स्टेट का अलग खर्चा, सेंटर का अलग खर्चा साथ में कराएंगे, यहाँ पे कॉस्ट बचेगा। दूसरा, मैन पावर भी बचेगा, क्योंकि देखो हर साल इलेक्शन होंगे तो हर साल मैन पावर डिप्लॉय होगा। अब आपने देखा है कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो इलेक्शन में लग जाते हैं, टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो इलेक्शन में लग जाते हैं, तो ऐसे में एजुकेशन सफर कर रहा है, जो नॉर्मल पब्लिक फंक्शनिंग होती है वो सफर कर रही है। तो मैन पावर जो डिप्लॉय कर रहे हैं वो भी कम लगेगा, हमको हर साल मैन पावर नहीं चाहिए, एक ही बार में चाहिए। इसके बाद गवर्नेंस पे हम फोकस कर पाएंगे, जो रूलिंग पार्टीज हैं वो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे रैदर देन इलेक्शन कैंपेनिंग। अभी क्या होता है कि हर पार्टी जो है यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग में लगी रहती है हर साल, इससे अच्छा एक बार इलेक्शन करके निपटा दो, तो बाकी सारा टाइम जो पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी, वो गवर्नेंस पे ध्यान देगी, ओके। इसके बाद चौथी चीज ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो नहीं होंगे। अभी क्या होता है ना कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पाती, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे ले, क्योंकि बार बार तो इलेक्शन होते रहते हैं हर साल, तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो डिसीजन लेने, जो बोल्ड डिसीजन लेने हैं वो अभी गवर्नमेंट नहीं ले पाती। अगर ऐसा हो जाता है तो ले पाएगी। देन यहाँ पे वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक ही बार के इलेक्शन में तो सारे के सारे वोटर्स आएंगे वोट करने, ठीक है, तो वोटर टर्नआउट बढ़ने का भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। देन यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। पहला ड्रॉबैक तो ये कि यहाँ पे वोटर्स का जो जजमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जब 2019 के इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उसके पहले 2014 के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें आपने सुना होगा कि बीजेपी की एक लहर सी चल रही थी। अब एक ही टाइम पे मान लो 2019 में ही सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन हो जाते, तो ऐसे में ज्यादा चांसेस थे, ज्यादा टेंडेंसीज थी कि वोटर्स जो है वो बीजेपी के फेवर में ही वोट करें, क्योंकि एक लहर जब चल रही है ना, सारे के सारे उसी के उसमें यहाँ पे वोट करते हैं, तो बेसिकली सभी वोटर्स का जो जजमेंट है इन्फ्लुएंस हो सकता है।
दूसरी चीज़ ये कि नेशनल और स्टेट इश्यूज को अलग अलग रख के वोटर्स यहाँ पे वोटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि जो वोटर्स हैं वो एक ही जैसी वोटिंग करें नेशनल और स्टेट इलेक्शंस में। दूसरी चीज़ ये कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी कम से कम क्या होता है कि रूलिंग पार्टी को ये डर रहता है कि अगर हमने यहाँ पे जनता की बातें नहीं सुनी, अगर हमने जनता के लिए काम नहीं किया, तो अगले साल आने वाले इन इलेक्शन में हमको हरा दिया जाएगा, या इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम हार जाएंगे, या इन लोकल इलेक्शन में हम हार जाएंगे। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। अभी क्या होगा, 5 साल के लिए एक बार में इलेक्शन हो गए, अब 5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं आने, तो गवर्नमेंट जो है या जो रूलिंग पार्टीज होंगी वो अपनी मनमर्जी करेंगी। ओके। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे टेन्योर एक्सटेंड या कर्टेल करना पड़ेगा। मतलब अभी क्या हो रहा है, सब लोग आगे पीछे चल रहे हैं। जैसे हमारे जो स्टेट इलेक्शन हैं वो यहाँ पे 2023 में होंगे, अगर एमपी की बात करें, ठीक है, एमपी की अभी बात कर रहे हैं, अभी एक एक करके स्टेट्स की बात नहीं कर रहे। 2023 में एमपी के इलेक्शन होंगे, 2024 में यहाँ पे जो हमारा लोकसभा है उसके इलेक्शन होंगे। तो अगर आपको इनको साथ में लाना है तो एक का या तो टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा या तो एक का टेन्योर कम करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है कि किसका बढ़ाया जाए किसका कम किया जाए। दूसरी चीज ये कि क्या हुआ अगर मान लो कि एक साथ हमने इलेक्शंस कर भी दिए, मान लो 2024 में बोलते हैं कि सभी का, स्टेट का और लोकसभा का सभी के इलेक्शन साथ में करेंगे, बीच में कभी कोई सी गवर्नमेंट गिर गई या मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही गिर गई, तो आप क्या कर लोगे? फिर आपकी सारी साइकिल आगे पीछे हो जाएगी, तो क्या करोगे? ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेसी को भी एक ब्लो रहेगा, डेमोक्रेसी को, फेडरलिज्म को एक ब्लो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको किसी भी, जैसे मान लो 2023 का इलेक्शन हुआ है, ठीक है, एमपी में 2023 में होना है, आप बोलो कि 2024 में किया जाए, तो ये एक साल किसको यहाँ पे गवर्नमेंट मिलेगी? दिन यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये तो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जनता के यहाँ पे मैंडेट के अगेंस्ट है। ओके। इसके बाद दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हो सकता है कि नेशनल पार्टीज ही डोमिनेट कर जाए और रीजनल पार्टीज खत्म ही हो जाए इसके चक्कर में। और एक चीज और भी हो सकती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे एक हर्डल देखने को मिलेगा। कैसे? यहाँ पे हमेशा हमको पता है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है लेजिस्लेटिव की तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर ये एक चीज हो गई कि यहाँ पे भैया आप एक ही बार इलेक्शन कराओगे, 5 साल में एक ही बार इलेक्शन हो सकते हैं, तो पार्लियामेंट कैसे गिराएगी? अगर बीच में मान लो कि जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ जाती है, मेजोरिटी खो देती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी पास हो जाता है, गवर्नमेंट गिर जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कैसे गिराएगी? फिर कैसे इलेक्शन होंगे? पार्लियामेंट के पास से तो ये हक ही छिन जाएगा कि वो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके अपोजिशन को या गवर्नमेंट को गिरा सके। ठीक है। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। तो ये सारे जो हैं कौन है रिगार्डिंग आर साइमल्टेनियस इलेक्शन, आप लोग मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि फिर क्या हमको पाथ अपनाना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए अबाउट दिस साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट इशू है दिन इन राज्यसभा ओवर प्राइवेट मेंबर बिल। तो बहुत ही बवाल सा चल रहा है, अपोजिशन जो है प्रोटेस्ट कर रही है इन बिल्स के अगेंस्ट। ठीक है। तो कौन कौन सी बिल्स आई हैं? प्राइवेट मेंबर बिल्स आई हैं ये, ठीक है। तो पहले प्राइवेट मेंबर बिल क्या है ये देखते हैं, फिर आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। तो देखो प्राइवेट मेंबर कौन होता है? हर वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे फिर वो रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन से हो, वो मेंबर रहेगा क्या? प्राइवेट मेंबर हमारा। अब ये प्राइवेट मेंबर जो है, कोई भी एमपी जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, इसको हम प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होती है? जो बिल कोई मिनिस्टर के अलावा कोई और एमपी लेकर आए उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। इसमें एक चीज याद रखना कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होती है सिर्फ फ्राइडेज को इंट्रोड्यूस हो सकती है, सिर्फ फ्राइडेज को ही इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, बाकी और किसी दिन पे नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट बिल्स जो होती हैं, गवर्नमेंट बिल्स कौन सी होंगी? गवर्नमेंट बिल्स वो होंगी जो मिनिस्टर लाएगा। ठीक है। जो मिनिस्टर लाएंगे ना वो गवर्नमेंट बिल होंगी, इनको आप कभी भी इंट्रोड्यूस और इसके ऊपर डिबेट कर सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसको सिर्फ फ्राइडे को ही आप इंट्रोड्यूस और डिबेट इसके ऊपर कर सकते हो। दूसरी चीज, इसका पर्पस क्या होता है? जब गवर्नमेंट बिल्स आ रही हैं, जब पता है हमको कि प्राइवेट मेंबर बिल ज्यादा पास हो नहीं पाएंगी, गवर्नमेंट बिल्स आ रही हैं, तो क्यों प्राइवेट मेंबर बिल लाना? इसका पर्पस ये है कि यहाँ पे जो एमपीज हैं वो किसी पर्टिकुलर इशू की तरफ आपका ध्यान खिंचाना चाहते हैं। जो सारे एमपीज हैं, जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका ध्यान किसी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि देखो ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, गैप है, जिसको हमको कवर अप करने की जरूरत है। तो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में अगर कोई गैप होती है उसको फुलफिल करने का काम करती है प्राइवेट मेंबर बिल। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो एडमिशन होगा, यानी कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, इसका डिसीजन चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के, या फिर लोकसभा की बात है तो स्पीकर करेंगे। इसके बाद जो रिजेक्शन होता है हाउस का, मान लो पूरे हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो उसका असर पार्टी पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसका असर गवर्नमेंट पे नहीं पड़ेगा। मान लो कि बीजेपी गवर्नमेंट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है, सेंटर पे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी का ही कोई एमपी जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आता है और ये बिल लोकसभा में मान लो रिजेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। जनरली गवर्नमेंट बिल्स में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बिल्स में क्या होता है कि मान लो कोई मिनिस्टर यहाँ पे कोई बिल लेकर आया और अगर वो लोकसभा में पास नहीं होती तो माना जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में है, उसके पास मेजोरिटी है ही नहीं, तो हो सकता है गवर्नमेंट गिर जाए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे देखो, इसमें जो प्रोसीजर होता है लगभग सेम होता है दोनों हाउसेस में। इसके लिए आपको पहले 1 मंथ का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद आपका जो हाउस सेक्रेटेरिएट है वो एग्जामाइन करेगा कि आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से बिल है या नहीं, और अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट बिल्स के साथ आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर फ्राइडे को आपको अलोकेट किया जाएगा, आपकी लिस्टिंग की जाएगी आपकी बिल की, प्राइवेट मेंबर बिल की, फिर आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। पीआरएस लेजिस्लेटिव एक साइट है गवर्नमेंट की जहाँ पे सभी बिल्स के बारे में बताया जाता है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुई है आफ्टर 1970। 1970 के पहले 1956 में 14 ऐसी पार्लियामेंट में बिल्स पास हुई थी, प्राइवेट मेंबर बिल्स, और 14 लोकसभा में आप देखोगे 300 से ज्यादा बिल्स ऐसी आई थी, ठीक है। तो बहुत सारी बिल्स जो होती हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स आती हैं, लेकिन 1970 के बाद कोई भी बिल पास हो नहीं पाई है प्राइवेट मेंबर बिल, ओके। अच्छा, अब देखते हैं कि इस बार के मॉनसून सेशन में कौन सी प्राइवेट मेंबर बिल्स रखी गई हैं। तो एक बिल है जो यहाँ पे एक एक्ट है हमारा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट है, इसको रिपील करने के लिए एक बिल लाई गई है। तो बेसिकली ये एक्ट बोलता है कि 1947 के बाद जिन भी यहाँ पे जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस बनाई हुई हैं जैसे मंदिर है या मस्जिद है, उनका जो स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि उनके स्टेटस जो है उनको फ्रीज कर दिया गया, अगर कि मंदिर है तो मंदिर ही है और मस्जिद है तो मस्जिद ही है, ठीक है। इसमें बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था उसको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन बाकी सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें याद रखना कि ज्ञानवापी मॉस्क का एक इशू चल रहा है। ये ज्ञानवापी मॉस्क क्या है? ये ज्ञानवापी मॉस्क का जो इशू है ये क्या है कि पहले ये मंदिर माना जा रहा है कि ये पहले मंदिर था, अभी ये मॉस्क है, तो इसीलिए इसका बार बार कहा जा रहा है कि इसको आप चेंज करो, मंदिर बनाओ। तो बीजेपी के ही एक एमपी हैं जो प्राइवेट मेंबर हैं, वो यहाँ पे ये बिल लेकर आए कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसको हमको रिपील कर देना चाहिए। एक और प्राइवेट मेंबर बिल आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, ठीक है। दूसरी एक बिल आई है वेलफेयर ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स को लेकर। तो आप चाहो तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो कि क्या क्या है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस मेन प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो नेक्स्ट इशू है हमारा, मोस्ट न्यू पैसेंजर व्हीकल्स कुड बी इलेक्ट्रिक बाय 2050। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ये पूरी न्यूज है। बेसिकली न्यूज ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको काफी ज्यादा अब अपनाया जा रहा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी बढ़ रही है। और एक डाटा आया है, किसका डाटा है? इंडिया ट्रांसपोर्ट एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से ये डाटा आया है कि बाय 2030 एंड बाय 2050 लगभग 30% जो गाड़ियां हैं 2030 तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, और लगभग 75% यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, बाय 2050। आज के टाइम पे देखोगे तो 2030 का एक डाटा आया है कि आज के टाइम पे 2030 के टाइम पे आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे ये हाफ ऑफ द व्हीकल्स, हाफ से ज्यादा व्हीकल्स जो होने वाली है, टू व्हीलर व्हीकल्स, ये इलेक्ट्रिक होंगी। और लगभग आप देखोगे कि जो हमारी ये वाली व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर व्हीकल्स हैं, इनका लगभग 25% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला है। मतलब कि 2030 तक आपको देखने को मिलेगा कि जो टू व्हीलर व्हीकल्स हैं उसमें 50% व्हीकल्स जो होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, और 25% जो फोर व्हीलर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर व्हीलर्स होंगी, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज और भी कही गई है कि आज के टाइम पे हमारी एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ रही है व्हीकल्स को लेकर, और इसीलिए यहाँ पे व्हीकल्स ये कहा गया है कि हमारी एनर्जी डिमांड क्योंकि बढ़ने वाली है तो अच्छा यही होगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करें, चाहे फिर वो हमारा टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, या फिर एविएशन सेक्टर ही क्यों ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये डाटा याद रखना है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपको काम आएगा एनवायरमेंट में भी, इकोनॉमी में भी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा आज का एडिटोरियल रिगार्डिंग रुपीज रिजिलियंस। देखो हम वैसे इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं अभी रिसेंटली कुछ लास्ट वीडियोस में कि किस तरह से हमारा रुपी यहाँ पे डिप्रिशिएट कर रहा है। तो देखो मैंने आपको, अगर आप मेरे लेक्चर्स प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो तो आपको ये वाला जो पूरा एडिटोरियल है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हमारा जो इंडियन रुपी है
ये लगभग 7% से डेप्रिशिएट कर चुका है यूएस डॉलर के मुकाबले। और इसको लेकर जो पीछे फैक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं और ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। इसमें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है वो एक रीज़न है, हमारा जो यहाँ पे सेंटिमेंट है, कॉन्फिडेंस है जो इसको लेकर, रुपये को लेकर, वो एक रीज़न है। और जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, वो भी एक कारण है। जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं वो भी एक कारण है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है। उसके अलावा यूएसए में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और इस इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बहुत बढ़ा दिए हैं। और इन्हीं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के चक्कर में हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व्स आ रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वो उतनी नहीं आ रही है अब। तो यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड अभी चल रही है। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि अभी बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है इकोनॉमी में, तो वो चाहते हैं कि हम इस जगह पे उस करेंसी में इन्वेस्ट करें जो सेफ है, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल है, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। और ऐसी करेंसी उनको दिख रही है डॉलर। ठीक है, डॉलर जो यूएस डॉलर है उनको इसमें ज़्यादा विश्वास है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यूएसए में जो इन्फ्लेशन आया है बहुत ज़्यादा है, 9.1% का इन्फ्लेशन है, जो कई सालों में बहुत ज़्यादा, अभी तक का टॉप इन्फ्लेशन जो अभी यूएसए में है वो यही है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है इसलिए लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, मतलब, और इसी लिक्विडिटी को कम करने के लिए यहाँ के फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, यहाँ के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जा जाके इंडिया से पैसा निकाल के यूएस में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे उनको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बेटर रिटर्न मिलेगा एंड विद स्टेबिलिटी ये रिटर्न उनको मिलेगा। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग ये वाला जो पार्ट था, इसमें यहाँ पे यूएस का फेडरल रिजर्व ने जो किया है उसका इम्प्लीकेशन हमको देखने को मिला। यानी कि हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते थे वो नहीं आ रहे हैं अभी, और सभी लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेफ हेवन में, जो कि अभी उनको लग रहा है कि यूएस डॉलर के पास है। अब यहाँ पे लगभग 30 बिलियन डॉलर का हमारा यहाँ पे नुकसान हो चुका है, जो फॉरेन हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो निकल चुकी है हमारे देश से। ओके, अब आरबीआई ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया है, हमारे देश में लाख डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, उसको भी काउंटर करने की यहाँ पे आरबीआई कोशिश कर रहा है। और इसी के लिए यहाँ पे क्या किया है, पहली चीज तो आरबीआई ने एक अरेंजमेंट बनाया है जिसको हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था। इस अरेंजमेंट में क्या बात की है, इस अरेंजमेंट में ये बात की है कि हम किस तरह से रुपये में यहाँ पे आसपास की कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेसिकली रुपये का रीजनलाइजेशन, रीजनलिज्म की तरफ रुपये को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, ऑयल इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे रुपये जो है इस बहुत ज्यादा गिरा है डॉलर के मुकाबले, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले आप देखोगे तो रुपये उतना नहीं गिरा है जितना बाकी सारी कंट्रीज का गिरा है। ठीक है, जो करेंसीज गिरी हैं। दूसरी चीज, रुपये यहाँ पे गिरा है, लेकिन इससे पहले जो बाकी के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि हमारा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसके अलावा टेपर्स टेंट्रम आया था 2013 में, उस टाइम पे हमारी करेंसी जितनी गिरी थी उतनी करेंसी हमारी अब नहीं गिरी है। तो ये एक अच्छी बात है, ये रेजिलियंस की बात है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमने एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को अपने कम कर लिया है, यानी कि हमने अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम कर लिया है, हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इंडिया ने अपना जो यहाँ पे एक्सटर्नल डेट था उसको कम कर लिया है, और हमारा इम्पोर्ट कवर जो है ना वो बढ़ा हुआ है। मतलब हमारे पास ऐसा है कि अगर हम बहुत टाइम तक इम्पोर्ट नहीं करते तो भी हमारा काम चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वीक रुपी के इफेक्ट्स क्या हैं ये भी हमको जानना जरूरी है। तो देखो, ऐसा बोला जाता है कि जब रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होता है। लेकिन इसमें एक इशू है, हमारे आसपास के जो देश हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन्होंने क्या किया है, इस पूरी अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा अच्छे से ग्रैब किया है और इनका जो एक्सपोर्ट है वो हमारे एक्सपोर्ट पे भारी पड़ रहा है। ओके, तो बेसिकली हमारा जो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलना चाहिए था वो उतना अच्छा बूस्ट मिल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। दूसरी चीज़ ये भी हुई है कि हमारे देश में क्योंकि यहाँ पे जो रुपी है वो वीक हो गया है, इसीलिए हमारा इम्पोर्ट जो हो गया है ना वो महंगा हो गया है। अब हमारे देश में कुछ चीज़ें तो हमको इम्पोर्ट करनी ही है, हमको फ्यूल इम्पोर्ट करना ही है, कोल, ऑयल, गोल्ड, ये सब तो इम्पोर्ट करना ही है। इसी के कारण हमको इम्पोर्ट बिल ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ज़्यादा खर्च होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे गिरता रहता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, और वो इसीलिए हमारे देश से पैसा खींचकर यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आरबीआई ने ऐसे क्या मेजर्स लिए हैं इसको ठीक करने के लिए? तो देखो, आरबीआई ने पहला तो जो अरेंजमेंट किया है, मैंने आपको बताया, रुपी डिनोमिनेटेड ट्रेड करने के लिए जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया है वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू, ये एक चीज करी है यहाँ पे आरबीआई ने। दूसरी चीज आरबीआई ने यहाँ पे ये भी किया है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं फॉरेन करेंसी जो नॉन रेसिडेंशियल बैंक्स हैं या नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। दूसरी चीज क्या किया है कि यहाँ पे इन्वेस्टेबल जो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेट है या गवर्नमेंट डेट है उस पर आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हो, उसको वाइडन कर दिया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की जो यहाँ पे सीलिंग है उसको भी यहाँ पे रिलैक्स किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि रुपी का जो स्लाइडिंग डाउन है उसको रोका जा सके, उसका डिप्रीसिएशन को हम रोक सकें। ओके, अब दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पे क्या और चीज़ें करनी चाहिए। तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नेशनल ग्लोबल लेवल की जो इंडाइसेस हैं जैसे जेपी मॉर्गन इमरजेंसी मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है, ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स हैं, इसमें हमको अपने आप को पार्टिसिपेट कराना चाहिए, इंडिया को इसमें एंट्री लेनी चाहिए, सो दैट फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में वापस आ सके, फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी पे विश्वास फिर से बढ़ सके, कंफर्टेबल हो सके वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये करते हैं तो कैपिटल इनफ्लो वापस से आने लगेगा और हमारे ऊपर जो ये प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। हम इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर चुकेंगे, मतलब हम इस क्राइसिस को सस्टेन कर पाएंगे। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग रुपी रेजिस्टेंस या रुपी रिजिलियंस। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी यहाँ पे ज़रूर बताना कि आपका क्या थॉट है रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। ओके, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में आप क्या सोचते हो एज ए डीएम? अगर आप सोचोगे तो आपको क्या लगता है साइमल्टेनियस इलेक्शन सही है या गलत है, ये ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन बताना। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।